अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जैसे जैसे मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, वफाकी हुकूमत और तहकीकाती इदारों का चेयरमैन पीटीआई के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है। एक तरफ तो चेयरमैन पीटीआई को माली बदअनवानी और दहशतगर्दी के दर्जनों केसेस में पुलिस, FIA और नैब का सामना है, तो दूसरी तरफ 9 मई के वाकयात को लेकर इनका मिलिट्री ट्रायल चलाने की भी बातें हो रही है। अहम बात यह कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई को 9 मई तोशाखाना केस, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, ममनुआ फंडिंग और गैर शरई निकाह समेत दर्जनों केसेस का सामना है। मगर साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के 1 माह तक लापता रहने के बाद अचानक मंजर आम पर वापसी ने साइफर केस में भी इमरान खान की कानूनी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और इस केस को लेकर वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में यह दावा किया है कि साइफर मामले पर बात चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाअहली तक जा सकती है, जबकि इससे पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर उनकी गिरफ्तारी और वजीर कानून आजम नज़ीर तारर 14 साल तक की सजा का दावा कर चुके हैं। वफाकी वज़रा चेयरमैन पीटीआई की नाअहली, गिरफ्तारी और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, जबकि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमले के केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर फराद अली शाह ने भी आज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि अगर चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार ना किया गया तो सबूत सामने लाने में रुकावट होगी। 9 मई के वाकयात के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कानूनी और सियासी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। उनके कई करीबी साथी और पार्टी रहनुमा उनका साथ छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ रोज़ पहले उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साइफर तहकीकात में मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना इकबाली बयान के बाद आजम खान की आज 190 मिलियन पाउंड केस में नैब के सामने पेशी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर भी मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। अहम बात यह कि नैब ने कल आजम खान को इस केस में तलब किया था, नोटिस जारी किया था, जिस पर वो आज सुबह नैब के सामने पेश हुए और मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और टीम के सवालात के जवाब दिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद की खबर के मुताबिक आजम खान ने साइफर की तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान के मौक़िफ़ के बरक्स पोजीशन ली है। ज़राए के मुताबिक आजम खान ने तस्दीक की है कि बरतानिया से जो रकम पाकिस्तान आई उन सारे मामलात में वो ऐनी शाहिद हैं। आजम खान ने बताया कि काबीना इजलास के लिए जो समरी तैयार की गई थी उसमें शहजाद अकबर का बुनियादी किरदार था। समरी पेश करने से पहले भी एक मीटिंग हुई थी जो इमरान खान के साथ हुई थी और उसमें भी शहजाद अकबर मौजूद थे और काबीना में समरी पेश करने का जो फैसला था वो भी इमरान खान की मंजूरी से हुआ था। अहम बात यह है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि आजम खान का साइफर से मुतल्लिक मुबैना इकबाली बयान उन्हें हुकूमत की जानिब से नाअहल और गिरफ्तार करने की एक और कोशिश है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना चाहती है, क्योंकि इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर सलीम मांडवी आला ने कल एक इंटरव्यू में यह दावा किया है कि नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती इलेक्शन से बाहर रखना चाहती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्या अब हुकूमत साइफर के ज़रिए और आजम खान की गवाही के ज़रिए इमरान खान को इलेक्शन से नाअहल करना चाहती है, उनको गिरफ्तार करना चाहती है? इस मामले पर हम मज़ीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा सरदार रियाज सादिक ने। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज सादिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पीटीआई चेयरमैन का अब भी ये कहना है कि माजी में जो केसेस उठाए गए, इस वक्त भी जो साइफर का मामला उठाया गया है वो सिर्फ इसलिए उठाया गया है ताकि उन्हें इलेक्शन से पहले नाअहल किया जाए और सजा दी जाए, जेल में डाला जाए। क्या ये है मकसद इस वक्त हुकूमत का और बिलखसूस नून लीग का कि साइफर वाले मामले को इस्तेमाल करते हुए आजम खान की जो गवाही है उसको इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को नाअहल करें और इलेक्शन से आउट करें? जी शुक्रिया शहजाद साहब। मैं एक चीज तो आपको बता दूं कि देखिए साइफर का कितना बड़ा खेल पाकिस्तान के साथ खेला गया। उन्होंने कहा कि जी पहले तो यूरोपियन यूनियन को भी उन्होंने खींचा इसमें, फिर उन्होंने अमेरिका को खींचा, फिर उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को खींचा और 300 मिलियन डॉलर जो है ये जो हुकूमत है अब कि जी इन लोगों को 300 मिलियन डॉलर अमेरिका ने दिया। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस कितने खराब हुए, क्या इसको उनको अंदाजा है? सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्ट्री की खातिर या अपने इक़्तिदार की खातिर उन्होंने जो पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन को तबाह किया, क्या उनको है? फिर आप ये कहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहती है कि अफवाज पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो गैर मुनासिब हो। इन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी इसमें मुलव्वस किया, तो क्या ये आर्मी एक्ट भी नहीं कंसिडर होना चाहिए? मैं तो सिर्फ आई एम थिंकिंग लाउड, मैं वकील नहीं हूँ कोई, मगर मैं ये सोच रहा हूँ क्या आर्मी एक्ट भी नहीं लग सकता? इन्होंने फौज के अंदर भी एक ऐसी अनरेस्ट कराने की कोशिश की और फौज को इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बना दिया। ये क्या सर्विस ऑफ पाकिस्तान की क्या कोई भी शख्स
पाकिस्तानी ये ऐसा कर सकता है, और इनके पास तो स्टेट सीक्रेट्स इतने हैं जो कि उनसे कोई तवक्को नहीं कि ये बाहर दे दें। और उन्होंने ये किया तो अभी भी सोचते हैं कि उनके खिलाफ केस नहीं होंगे। तोशे खाना का भी फैसला आएगा, फॉरेन फंडिंग का भी आएगा, इसका भी इंशाल्लाह फैसला आएगा, और इसमें इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इन्होंने जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, इट इज अ मैटर ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, इट इज अ मैटर ऑफ डैमेजिंग योर ओन मदरलैंड। इससे ज्यादा क्या तकलीफदेह चीज हो सकती है। और ये अभी भी ये कहते हैं कि इस तरह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां एक बादशाह का तोहफा जो है उन्होंने बेच दिया, औने पौने बेच दिया, इतनी महंगी चीज। फिर कहाँ से पैसे आए वो खरीदने के लिए? पहले उठा लिया वहां से, पहले बेच दिया जाके, फिर पैसे जमा करा दिए, पैसे भी थोड़े जमा कराए और बेचा भी सस्ता। चोरी का माल हमेशा सस्ते ही बिकता है ना, तो दिस इज व्हाट ही डिड। आपकी पार्टी के कई रहनुमा, आपकी हुकूमत के कई वुज़रा आके ये बात कर चुके हैं कि फॉरेन फंडिंग का मामला हो, तोशाखाना का मामला हो, उस पर इमरान खान नाअहल भी होंगे और गिरफ्तार भी होंगे, लेकिन अब तक ये मुमकिन हुआ नहीं है। तो क्या अब आप डिपेंड कर रहे हैं आजम खान साहब की गवाही के हवाले से? क्योंकि साइफर का जो मामला आया है उस पर आपके एक वुज़रा आजम रज़ी तारर साहब कह रहे हैं कि 14 साल कैद हो सकती है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि आर्टिकल 6 लग सकता है। तो क्या अब इस सिमत में हुकूमत आगे बढ़ रही है क्या? जी मैं तो देखिए, मैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान जो इन्होंने पहुंचाया है, उस नुकसान से इनको क्या फायदा हुआ? इनको भी फायदा नहीं, और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की इन्होंने पूरी कोशिश की। और फिर 9 मई को जो इनकी जहनियत थी, वो 9 मई को सामने भी आ गई कि इनकी क्या सोच है। तो इसलिए मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, इट इज नॉट अ मैटर। जो शख्स एंटी पाकिस्तान चीजों में इन्वॉल्व है उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आजम खान साहब के जो बयानात सामने आए हैं उस पर पीटीआई चेयरमैन का ये कहना है कि बहुत ही ईमानदार शख्स हैं, और वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन नहीं आ सकता कि आजम खान ऐसा काम कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि वो खुद आकर बात करे और ये बताए, तब मैं इस बात को मानूंगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में या साहब ये भी तो जरा देखना पड़ेगा ना कि 1 महीने तक सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट गायब थे, लापता थे, गुमशुदा थे, एफआईआर कटी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे मामला गया, अचानक से वो सामने आते हैं और पता चलता है कि एक दिन पहले उन्होंने एफआईए में जाके 164 का बयान भी दे दिया है एक मजिस्ट्रेट के सामने, और एफआईए में जाके 161 का बयान भी दे दिया है। जब इंसान का ज़मीर जाग जाता है तो वो हर तरह के स्टेटमेंट जाके दे देता है। जब वो सोचता है कि मैं ऐसी चीज का एनी शाहिद हूँ जहां पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो कभी ना कभी तो ज़मीर जाग जाता है ना। और जब उन्होंने मुनासिब समझा तो उन्होंने जाके बयान दे दिया। और ये सिर्फ वो अकेले नहीं है, और भी बयान है, और भी एविडेंस आएगा। लेकिन अयाज साहब, ज़मीर जागने के लिए लापता होना क्या जरूरी है इंसान का? इंसान अगर खुद लापता हो जाए तो इसका तो हमारे पास कोई नहीं है। ये इसको रूपोश कहते हैं, इसको लापता नहीं कहते। तो आपके ख्याल में वो रूपोश हुए थे, बाद में उन्होंने आके गवाही दे दी और फिर वो मंजरे आम पर भी आ गए? मेरा यही अंदाजा है। आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब ने, क्योंकि कल आपसे भी एक शो पे सवाल हुआ हमीद मीर साहब के शो पे कि क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो निशान है वो बैलेट पेपर पे होगा? क्या उस वक्त पीटीआई चेयरमैन अहल होंगे या ना अहल होंगे? कल यही सवाल पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सलीम मानवी वाला साहब से भी हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि नून लीग की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ना हो। मैं समझता हूँ कि उनको होना चाहिए, और जो भी रिजल्ट हो इलेक्शन का, जो भी आउटकम हो, वो हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अब पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि नून लीग की ख्वाहिश है कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो, इलेक्शन में हो ही ना। सलीम मांडवी वाला से ये पूछिएगा कि ये नून लीग की ख्वाहिश आपको कैसे पता चली? मैं नून लीग में हूँ, मुझे तो अभी तक नून लीग की ख्वाहिश नहीं पता चली। सलीम मांडवी वाला साहब को कैसे पता चल गई, ये उससे पूछ लीजिएगा। देखिए, हमारी ख्वाहिशात की बात नहीं है कि हम चाहते क्या है और क्या नहीं चाहते। हमें ये देखना चाहिए कि एविडेंस क्या कहता है, हमें ये देखना चाहिए हकायक क्या कह रहे हैं, हमें ये देखना चाहिए ये केसेस की नौयत क्या है, हमें फिर बात करनी चाहिए। उनका होना ना होना ये एक अलग बहस है। मगर ये सलीम मांडवी वाला से जरूर प्लीज आप सवाल कीजिएगा कि उनको किसने बताया। अगर मुझे नून लीग में नहीं पता और इनको पता चल गया तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने तो लोग छोड़े हुए जो मुखबरी कर रहे हैं नून लीग के उनके साथ। ऐसी कोई बात नहीं है।
ये हमारे यहाँ ये चीज डिस्कस ही नहीं हो रही। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं हुए तो उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी आपके ख्याल में अच्छी होगी या बुरी होगी? मैं ये कहता हूँ जिसने मुल्क से ज्यादती की है उसके तो केसेस उसी तरह ट्राई करें जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ डे टू डे हेयरिंग की थी, मॉनिटरिंग जज लगाएं और इन चीजों को इसी तरह फैसला करें जो एंटी स्टेट है। दूसरे खाने को आप चलने दें दूसरा, बट ये वाला जो है साइफर वाला, ये आई से इज एंटी स्टेट, और इस चीज को मॉनिटरिंग जज भी होना चाहिए और डे टू डे हियरिंग भी होनी चाहिए। लेकिन मॉनिटरिंग जज के हवाले से तो आप लोग तनकीद करते रहे ना कि ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया कि अदलिया, आला अदलिया मॉनिटरिंग जज बिठाए एहतसाब अदालत पर। मॉनिटरिंग जज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे अगर बिठा दिया था तो यहाँ नहीं बिठा सकते। मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग तो तनकीद करते आए हैं उस पर, अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान के जो केसेस हैं उनमें होना चाहिए मॉनिटरिंग जज। मैं ये तंजिया तौर पे ये कह रहा हूँ अच्छा, कि अगर नवाज शरीफ के लिए तो उन्होंने मॉनिटरिंग जज बना दिए, यहाँ कम से कम फैसले तो जल्दी कर देना, वो इंशाल्लाह जल्दी फैसला होगा इसका, ये देर नहीं लगेगी इन चीजों में। ये तो इंडिविजुअल के हवाले से बात है, लेकिन बतौर जमात तहरीक इंसाफ आपके ख्याल में वो इलेक्शन में होंगे, होना चाहिए? क्योंकि अब जो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, एक इंडिविजुअल भी है और उसके अलावा जो लोग हैं इसमें वो सबको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात आप करें, लेकिन या साहब ये बिल्कुल ठीक है कि 9 मई के जो वाकयात है सबको सजा मिलनी चाहिए, जो मुलविस थे वो भी और जो इसके मास्टरमाइंड और प्लानर है वो भी। लेकिन यहाँ तो ये देखा जा रहा है ना कि अब तहरीक इंसाफ में से ही मुख्तलिफ पार्टीज बन रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई। जो लोग उन पार्टीज में जा रहे हैं वो तो बरी जमा हो गए ना, तमाम तर जो भी कार्रवाई थी 9 मई के हवाले से। देखिए वो उनकी अपनी ख्वाहिश है, अगर कोई उस पार्टी में नहीं रहना चाहता, अगर वो अलग पार्टी बनाना चाह रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है। हम उनकी पार्टी में ये कहें कि आप बनाएं या ना बनाएं, ये ना हमारा इस्तेकाक है, ना हमें कहना चाहिए, ना हमें इसका हिस्सा बनना चाहिए। इनको अपनी चीजें खुद करनी चाहिए, हम अपनी चीजें खुद करेंगे। हमने तो इलेक्शन में जाना है, मैदान जंग में उतरना है और इंशाल्लाह उतरेंगे, और नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाल्लाह उतरेंगे। और नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं वापस क़यादत संभालने पार्टी की? क्योंकि मुझे याद है आपसे 2022 के शुरू में इंटरव्यू किया था और उस वक्त शायद आप लंदन से ही वापस आए थे, आपने कहा था अनकरीब आ जाएंगे, फिर कहा गया कि अब आ जाएंगे, लेकिन वो आके दे नहीं रहे। तो क्या अब इलेक्शन से बिल्कुल पहले आएंगे, थोड़ा पहले आएंगे, या अब अनकरीब आ जाएंगे? वो इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे। सितंबर के एंड में आएंगे, उससे पहले आ जाएंगे? कोई तारीख फाइनल हुई है? एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, ये डेट तो वो खुद ही बताएंगे, मगर इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा होंगे। लेकिन उनकी वापसी क्या इस बात से जुड़ी हुई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टर्म 16 सितंबर को खत्म हो रहा है और इमरान खान अहल होंगे या ना अहल होंगे, क्या इस बात से उनकी वापसी जुड़ी हुई है? नहीं, इमरान के साथ उनकी कोई नहीं जुड़ी हुई। उनके अपने इश्यूज के जो बेटर एक्सपीरियंस है उनका कुछ अदलिया के फैसलों से, तो उसमें वो अपना प्लान करके आएंगे, वो सोच समझ के आएंगे। वो इस तरह नहीं आएंगे कि बस उठ के आ गए और बस पहुंच गए। तो वो इसको जो जिस चीज से वो गुजर चुके हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जानते हैं, तो उसको मद्देनजर रखे हुए वो देख के ही आएंगे। यानी चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद? ये मैं नहीं कह सकता, बट ये वो फैसला करेंगे जी। सही। और इसके अलावा कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राजा रियाज साहब ने यह कहा है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर देंगे और उससे पहले जो है वो मुशावरत भी हो जाएगी निगरां वजीर आजम के हवाले से। तो क्या ये तारीख तय पा गई है कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं? हमारी पीपल्स पार्टी से, MQM से, JUIF से, बाकी मेंगल साहब से, आप पार्टी के भी दोस्तों से ये इस पे बात जरूर हुई है। अगर अभी तक डेट कौन सी होगी, 8 होगी, 9 होगी या 12 तारीख को इसको टर्म कंप्लीट होने देंगे, इस पे फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इस हवाले से तो वजीर आजम भी मुशावरत की जरूरत है। अया साहब, इस हवाले से तो वजीर आजम वैसे कह चुके हैं ना कि वक्त से पहले असेंबली तहलील कर देंगे, जिससे नजर आता है कि हुकूमत चाहती है कि जो निगरान सेटअप हो वो 2 माह का ना हो, 3 माह का हो। जी ये डिस्कशन है, इट इज अंडर डिस्कशन, और पॉसिबिलिटी यही है कि ये शायद 90 डेज का इलेक्शन प्रोसेस हो हमारा। सही। और क्योंकि जो इस्लाहात कमेटी है, इलेक्शन इस्लाहात कमेटी, उसके सरबराह भी आप हैं,
अब क्या मजीद किया जा सकता है सेफगार्ड करने के लिए कि जो इलेक्शंस में धांधली होती आई है वो ना हो, क्योंकि यार साहब 2017 से लेकर ये 5वीं मरतबा या चौथी मरतबा है कि इलेक्शन इस्लाहात हो रही हैं। हमारे सामने दुनिया भर की मिसाल हैं, इलेक्शंस होते हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क में होते हैं, वहाँ पे इलेक्शन डे रिगिंग के हवाले से इतना शोर नहीं मचता जितना हमारे यहाँ मचता है। तो अब क्या मजीद किया जा सकता है सेफगार्ड करने के लिए कि ये धांधली का जो शोर मचता है इलेक्शन के बाद वो ना हो? देखिए, कुछ लोग तो है ना, वो तो हम छोटे होते थे ना तो एक आउट हो जाता था, वो कहता था कि नहीं कि मैं नहीं आउट हुआ, मैं नहीं मानता। वो 2013 में आपने देखा 35 पंक्चर वाला हुआ, बाद में उन्होंने कहा ये सियासी बयान था। इसी तरह साइफर का हुआ, उन्होंने कहा जी ये सियासी बयान था, इतना तबाही करके तो फिर कह दिया सियासी बयान था। तो हमने डस्का भी देखा है। हमने डस्का के इलेक्शन कमीशन ने जिन लोगों को सजा के लिए रिकमेंड किया वो अदालत उज़्मा में है, अदालत उज़्मा में नहीं है बट अदालत में है, वेरियस फोरम्स पे उन्होंने स्टे लिए हुए हैं और उसके भी जल्दी फैसले होने चाहिए। ये चीजें सारी मद्देनजर रखते हुए कि आरटीएस बैठ गया था, प्रिजाइडिंग अफसर को रिजल्ट नहीं दिया गया था, सिग्नेचर पोलिंग एजेंट्स के नहीं लिए गए थे, टाइम पे रिजल्ट्स नहीं पहुंचते थे रिटर्निंग अफसर तक, और अंदर क्या हुआ और बाहर क्या हुआ, डस्का में क्या हुआ, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की है कि हम ऐसा एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसमें इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप ये कहें कि जी ये आखिरी डॉक्यूमेंट है तो ये आखिरी डॉक्यूमेंट में इसके बाद भी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। मगर मुझसे पूछें, ये चीज डिस्कस तो नहीं हुई। मैं ये कहूंगा कि केयर टेकर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाना चाहिए और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको ही ये इलेक्शन अगला कराना चाहिए। उसकी रीजन मैं ये बताता हूँ। लेकिन जब जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो बाउंड होती है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी बाउंड होता है, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो भी बाउंड होता है। डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी होती है, इलेक्शन कमीशन ने करवाना होता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वो चीफ मिनिस्टर उनका बैठा है और प्राइम मिनिस्टर उनका बैठा है और उसने आके तो पूरा इलेक्शन रिजल्ट ही चेंज कर दिया, ऐसी चीज नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत हो उनके होते हुए, और ये इलेक्शन कमीशन काफी बाइख्तियार है और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट भी है और वो नो नॉनसेंस वाले हैं। ये हम जब हमारी हुकूमत थी तब हम उनका रवैया ये देख चुके हैं कि वो जब चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने किस तरह हमारे अपने वजीरों को इलेक्शन कैंपेन में आने से रोका, बिकॉज कोड ऑफ कॉन्डक्ट से ये चीज थी। तो इसलिए नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो भी आएंगे उन लोगों से कहेंगे कि जी इसको भी आप। लेकिन देखिए या साहब, हम काफ़ी मर्तबा इस्लाहात कर चुके हैं ताकि जो इलेक्शंस के वक्त धांधली के इल्ज़ामात होते हैं वो ना लगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये इसका ज़्यादा ताल्लुक नीयत से है कि क्या जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सियासतदान हो जो इलेक्शन लड़ रहे हों, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, दीगर इदारे हों, वो साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते भी हैं, इसके ख्वाहिशमंद भी हैं या नहीं। मिसाल के तौर पे आरटीएस एक अच्छा सिस्टम था, एक फुल प्रूफ सिस्टम था, लेकिन अगर किसी की नीयत है कि उसको बिठा के इलेक्शन रिग करने हैं तो आप जितना भी अच्छा सिस्टम बना ले वो तो रिग हो ही जाएगा। तो इस बात को कैसे इंश्योर करेंगे कि तमाम जमातें ये ख्वाहिश करें कि साफ और शफाफ इलेक्शन होनी चाहिए और धांधली नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे एग्री करता हूं। देखें, आरटीएस अच्छा सिस्टम था, अब इलेक्शन कमीशन अपना अलग डिवाइस कर रही है। हम दो चीजें कर रहे हैं, एक जो रिजल्ट होगा वो प्रिजाइडिंग अफसर बाउंड होगा कि रिटर्निंग अफसरों से हम अपना पोलिंग एजेंट से साइन कराएं, हम इम्प्रेशन लें और उनको भी उसकी एक कॉपी दें या वो तस्वीर खींच लें, और वो इलेक्ट्रॉनिकली भी वो भेजेंगे आरओ को और वो फिजिकली भी लेके वहां जाएंगे। उसमें भी टाइम बाउंड भी हमने किया। तो हमने तो ये कोशिश की है, मगर इंडिविजुअल केसेस में जो है हमने उसको कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम सेफगार्ड कर सकें वो हम करें। इंडिविजुअल जो केसेस होते हैं वहाँ अगर कोई प्रिजाइडिंग अफसर ने कुछ किया थोड़ा बहुत, तो उसको भी चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश की है, उसके ऊपर सजाएं भी रखी हैं, उसके ऊपर वो कदगन भी लगाने की कोशिश की है। तो कोशिश तो है, मगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस जो है ये दुनिया में इम्प्रूव होता रहता है और इसको देखते रहते हैं किस तरह बेहतर से बेहतर करें। जिस तरह पिछली दफा याद है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा वोट रिजेक्ट नहीं हुआ। राइट। और यासर साहब, अब ये जराए से खबर भी सामने आई है कि निगरान सेटअप और कि अगर वोट रिजेक्ट होता है, अगर वोट रिजेक्ट होता है और वो वोट जो विनिंग मार्जिन और उसमें ज्यादा फर्क है तो उसको भी हमने सेफगार्ड करने की कोशिश की। तो ये
अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। और इसमें सब थे, इसमें पीटीआई भी थी, इसमें सारी जमातें थी, उन्होंने बैठ के अपना इनपुट देने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई से कौन शामिल हुए थे मीटिंग में? जी, इसमें डॉक्टर अफजल ढांडला थे और अली जफर साहब थे। अच्छा, क्योंकि पहली मीटिंग में गालिबन अली जफर साहब नहीं आए थे। अब नहीं, वो पहली 2 मीटिंग में नहीं आए थे और उन्होंने जो कुछ लिख के भेजा है उसमें भी ये लिख के भेजा है कि जी ये क्लॉज जो है, ये जो रिकमेंडेशन सेनेट के एक मेंबर से आई थी तो इसको डिलीट करना चाहिए, यू हैव ऑलरेडी डिलीटेड इट, ये भी लिख के उनका आया हुआ है। और जब हमारी वो लास्ट मीटिंग हुई जिसमें वो जूम पे थे, उन्होंने कहा जी मैंने कुछ चीजों पे ऑब्जेक्ट करना था, वो ऑलरेडी आप लोगों ने ओमिट की हुई है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की किसी को टारगेट करे। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेन फंडिंग के केसेस वाले पार्टीज को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कुछ लिखा। हमने कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं है, वो इलेक्शन लॉज हैं। उन्होंने कहा कि ये तोशे खाने वाले टाइप केसेस का वो है, इस पे भी हमने कहा जी वो इलेक्शन कमीशन के ऑलरेडी लॉज हैं, तो हमें उसको री उसको वो फर्दर इंप्रूव कर लेंगे इंशाल्लाह। बट सही या साहब, ये आ जाता है देयर इज अ विल टू हैव फेयर इलेक्शन, इट कैन हैपन। क्या नून लीग आपस में मुशावरत करके इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी है कि जो निगरान वजीर आजम होंगे, जो नाम दिए जाएंगे आप लोगों की तरफ से, वो कोई सियासतदान होंगे, कोई साबिक ब्यूरोक्रेट या साबिक रिटायर्ड जज नहीं होंगे? अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई, हमारी आपस में बिल्कुल ओपन है, कोई नाम एक्सचेंज नहीं हुए, कोई कैटेगराइज नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार अयाज सादिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक तरफ पीटीआई चेयरमैन की कानूनी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत अब इलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ रही है और इस हवाले से नून लीग ने अब एक कमेटी बनाई है जो कि इत्तेहादियों से मुलाकात करेगी और आम इंतखाबात और केयर टेकर सेटअप के हवाले से इत्तेफाक पैदा किया जाएगा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हामिद मीर साहब, आज़म खान साहब 2 दिन पहले अपना 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवा चुके हैं साइफर वाले मामले पर। इसके अलावा आज वो 190 मिलियन पाउंड केस में नैब में पेश हुए, वहाँ उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। हुकूमत का ये दावा है, हुकूमती वज़रा का ये दावा है कि ये मामला या तो जाएगा 14 साल की जेल पर या फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा होगी। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो गए हैं साबिक वजीर आजम। आपको क्या लगता है ये मामला कहां जा रहा है? भले हुकूमत के वजीर आर्टिकल 6 की बात करें या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें, लेकिन एक मामला तो बड़ा इनके पास आसान सा था और वो था तोशा खाना। तो उसमें भी आप देखेंगे कितना लंबा खींच दिया। और फिर आपने देखा कि जो साइफर का मामला है, इस पे लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था इमरान खान साहब ने, तो 6 महीने उसमें भी निकल गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अब इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है। लेकिन जब तक ये हुकूमत है तो मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत आने वाले चंद दिन में इमरान खान के खिलाफ कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर सकेगी और अपने टेन्योर के अंदर ही उन्हें सजा दिलवा सकेगी। तो फिर इसके बाद मीर साहब, इसका मतलब जो निगरान सेटअप आएगा उस जो कुछ होगा वो उस दौरान होगा। आप समझते हैं कि ये हुकूमत अपने दौर में नहीं कर सकती है? जी हाँ शहजाद साहब, जो कुछ भी होगा वो निगरानों की निगरानी में होगा। और निगरानों की निगरानी में जब काम शुरू होगा तो जो आजकल वज़रा बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखेंगे कि ये भी आपको काफ़ी परेशान नजर आएंगे। और मीर साहब, ये उनकी परेशानी की क्या वजह होगी? क्योंकि वो तो अभी हुकूमत पे थे, उनके तो ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं, कोई ऐसा केस भी नहीं है जो उनके ऊपर नजर आ रहा है। फिर उनकी मुश्किलात कैसे बढ़ेंगी? देखिए, उनकी मुश्किलात इसलिए बढ़ेंगी कि जो अदालतें हैं वो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा वो एक प्रोएक्टिव किरदार अदा करें। और अदालतें अगर एक तरफ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के बाकी जो रहनुमा हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही होंगी तो इनके खिलाफ भी तो काफ़ी सारे केसेस हैं ना, तो इनको भी काफ़ी परेशानी होगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं हर चीज़ की अब आपको एविडेंस देता जाऊँ। आप याद करें ना, ईद से पहले मैंने आपको कहा था कि ईद के बाद जो हालात पैदा होंगे तो कुछ लोग जो है वो उनको जनरल ज़ियाउल हक का ज़माना याद आएगा। तो आज देखें ना, सुप्रीम कोर्ट में आज जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में बात तो हुई ना। जी बिल्कुल। एतजाज़ हसन साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने यह नुकता उठाया जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल इसको मार्शल लॉ के दौर से आप ना कंपेयर करें। लेकिन मीर साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब अभी भी ये कह रहे हैं
कि आज़म खान बड़े अच्छे इंसान हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तो उस वक्त ही यकीन करूंगा जब ये मंजर आम पर आके ये सारी बातें करेंगे। आपको क्या लगता है वो क्यों मंजर आम पर नहीं आए? और ये बात भी तो बड़ी अहम है ना कि वो 1 महीने से गायब थे, लापता थे, FIR कटी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मामला गया, अचानक से वो आते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करते हैं, फिर नैब में भी वो पेश हो रहे हैं। इमरान खान साहब का एतमाद आपको लगता है कि दुरुस्त है? उसकी क्या वजह है? आजम खान साहब इस वक्त फंसे हुए हैं, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन जब आजम खान साहब इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जिस तरीके से वो हुकूमत चल रही थी और कि जिस तरीके से इमरान खान साहब को आजम खान साहब ने अपने शिकंजे में कसा हुआ था, तो लग रहा था कि आजम खान साहब इमरान खान साहब के लिए वबाले जान बनेंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो आजम खान साहब के लिए वबाले जान बनेंगे। और मीर साहब, इलेक्शंस के हवाले से क्या इत्तलात है? क्या ये बात अब तय है? क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह रहे हैं कि 8 तारीख को असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी। वैसे तो ऑब्वियसली हुकूमत का फैसला है। आपको लगता है कि हम 60 दिन के निगरान सेटअप पे जा रहे हैं या 90 दिन का निगरान सेटअप होगा? इस पर इत्तेफाक हो चुका है क्योंकि आज एक कमेटी बनाई है नून लीग ने और वो कह रहे हैं कि मुशावरत की जाएगी पीपल्स पार्टी से भी, JUIF से भी और दीगर पार्टी से। देखिए शहजाद साहब, इसमें ये जो आपस में एक दूसरे से मशवरा कर रहे हैं, तो इनमें ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन के बाद हो, वो 2023 में ही, लेकिन 90 दिन के बाद हो। कुछ लोग 60 दिन की बात भी करते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस्लामाबाद में जो बहुत से जो सफारती हल्के हैं, उनके साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो मुझे फीडबैक मिल रहा है, तो वो ये है कि ये जो पाकिस्तान और IMF की डील हुई है, इस डील में कहीं ना कहीं गैर एलानिया तौर पे ये यकीन दहानी करवाई गई है, सिर्फ IMF को नहीं बल्कि बाकी स्टेक होल्डर्स को भी, कि पाकिस्तान जो है वो इसी साल आईने पाकिस्तान के तकाज़ों को सामने रखते हुए अक्टूबर या ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन करवा देगा। और इसमें यह भी यकीन दहानी हासिल की गई है मौजूदा हुकूमत से और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे ये यकीन दहानी हासिल की गई है कि जो निगरान सेटअप होगा, वो निगरान सेटअप भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में इलेक्शन करवाने के लिए आएगा। अब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इंडिकेशंस आपको मिलती हैं। मसलन इस्लामाबाद में इस वक्त एक अमेरिका का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन मौजूद है, एक आला सतही वफ्द मौजूद है, जिसके बारे में ज़्यादा मीडिया में खबर नहीं है, लेकिन उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं पाकिस्तानी हुकाम के साथ, तो उसमें भी हमें यही पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान में जो कानून की बालादस्ती है, आइन की बालादस्ती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इस पे उनका बहुत कंसर्न है। और उनका एक ख्याल है कि अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई तो फिर जो IMF और पाकिस्तान की डील है, जिसमें सिर्फ आपको 9 महीने का एक कुशन दिया गया है, तो इस पे अमल दरामद नहीं होगा। दरअसल ये जो निगरान सेटअप होगा तो 3 महीने के लिए आएगा। ये शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उसकी पॉलिसियों का तसलसल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन पे काफ़ी प्रेशर है कि आपने इलेक्शन हर सूरत में अक्टूबर नवंबर में करवाना है। सही है। तो आप अगर जिस प्रेशर की बात कर रहे हैं बड़ी अहम बात है, तो इसका मतलब अब जो एक थॉट था कि अगर निगरान सेटअप किस किस्म का होगा, कौन वजीर आजम होगा, उसको देख के शायद हमें पता चल सके कि कितना तवील ये सेटअप हो सकता है और क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। अब आपको लगता है कि उसके इम्कान कम है, जो प्रेशर है उसकी वजह से आपको लगता है कि 60 नहीं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन के मुताबिक हो जाएंगे? देखिए, मैंने अभी तक शहजाद साहब अपनी राय नहीं आपको दी। मैंने बतौर एक सहाफ़ी के सिर्फ आपके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर किया है कि जो मैं इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक सर्कल्स, IMF और वर्ल्ड बैंक के हुकाम से जो मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि उनका बड़ा कंसर्न है और उन्होंने ये कन्वे भी किया है, आज भी कन्वे किया गया है पाकिस्तानी हुकाम को कि इलेक्शन हर सूरत में वक्त पे होने चाहिए, इंसानी हुकूक की सूरत हाल का ख्याल रखें और इलेक्शन से पहले जो है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में धांधली हो रही है और आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये सब चीज़ों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो है वो एक और बात वो बड़ी ही अहम है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान चाह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बहुत से
लीडर और ये जो परवेज खटक साहब की पार्टी बनी है, इसके बहुत से लीडर ये चाहते हैं कि इलेक्शन अभी इतनी जल्दी ना हो, इलेक्शन थोड़ा लंबा चला जाए, अगले साल चला जाए, मार्च में भी ना जाए बल्कि उससे भी आगे चला जाए। तो ये जो दो नई पार्टियां हैं, इन दो नई पार्टियों के में जो शामिल लोग हैं उनकी राय कुछ और है, लेकिन जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई, ये चाहते हैं कि इलेक्शन इसी साल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम बात कर रहे थे कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की माली मदद भी की है, जिसमें IMF भी है, वो चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक वक्त पर इलेक्शन हो जाए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता मंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतल्लिक अहम सवालात उठाए हैं। 9 मई को फसादात के इल्ज़ाम में 102 शहरी इस वक्त फौज की तहवील में हैं और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन के ट्रायल से रोका जाए। जबकि अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दरख्वास्त गुजार की मिलिट्री ट्रायल पर स्टे ऑर्डर देने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, मगर साथ ही अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी अदालतों में मुल्ज़िमान का ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा और अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो जिम्मेदारों को तलब किया जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मुसलसल अदालत को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि ज़ेर तहवील मुल्ज़िमान के साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ को मुलाकात की इजाज़त भी दी गई है, मगर जज साहिबान मुसलसल अटॉर्नी जनरल से सिविलियंस को हासिल बुनियादी इंसानी हकूक़ और अपील के हक समेत दीगर सवालात उठाते रहे। आज की समाअत का तफसीली अहवाल जानेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने। हसनात मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये क्या मामला हुआ है समाअत के दौरान, क्योंकि स्टे ऑर्डर की जो दरख्वास्त थी वो तो मुस्तरद कर दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत दी है कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर फौजी ट्रायल शुरू नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारों को तलब किया जाएगा। क्या मामला हुआ ये? रिटर्न ऑर्डर जब तक नहीं आता उस वक्त तक हम कहना कबल वक्त है कि क्या कहा है और क्या सोच है अदालत की। लेकिन जहाँ तक बात है कि अटॉर्नी जनरल की स्टेटमेंट है कि जब भी ट्रायल स्टार्ट होगा वो अदालत को बताया जाएगा। बाकी जो स्टे की हवाले से बात थी तो चीफ जस्टिस साहब का कहना था जब ट्रायल स्टार्ट ही नहीं हुआ तो किस चीज़ का स्टे दें। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि तकरीबन आप अमलन अब जो है वो ट्रायल स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट से फाइनल आर्डर या ये जो इंटरम आर्डर इस आ ना जाए। तो जो आर्डर है मेरा ख्याल है उसमें चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि हुकूमत जो है उसने टाइम मांगा है 1 महीना के जी हमने लेजिस्लेशन जो करनी है, राइट ऑफ अपील देनी है जो लोग हैं अक्यूज़ उनको, तो उस हवाले से ये है कि जी उनको कंसिडर करना है और एस्पेक्ट को ख़ासकर जो कलभूषण का केस है और जो जासूसों के केस मुख्तलिफ फ़ौजी अदालतों से ट्राई हो चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंसिडर करनी है। बज़ाहिर ये लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत भी नहीं चाह रही कि हमारे दौर में फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल्स शुरू हों। मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता मंदियाल भी नहीं चाह रहे कि उनके दौर में जो है वो ट्रायल स्टार्ट हो। तो ये ऐसा लग रहा है कि ये सारा मामला अब अगले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के दौर में होगा। ताहम जो है वो जो आर्डर आएगा रिटर्न उससे चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। 3 हफ्ते ऐसा लग रहा है कि हुकूमत को दिए जाएंगे क्योंकि हुकूमत 8 अगस्त को जा रही है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल का कहना है कि केयर टेकर भी जो है वो आर्डीनेंस ला सकती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट करीब है और उनके और भी बहुत से काम उनके पेंडिंग हैं। आज उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइसा केस में कुरेटिव रिव्यू के हवाले से हुकूमत की दरख्वास्त तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन इसके अलावा जो है वो इलेक्शन के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त पंजाब में इलेक्शन जो 14 मई का उनका आर्डर था कि वो नज़रसानी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे अभी फैसला आना है, नज़रसानी पे जो कानून बना है उस पर फैसला आना है। ऑडियो कमीशन के हवाले से जो है जो दरख्वास्त दी गई उस कमीशन को चैलेंज किया गया, उस हवाले से जो है वो बेंच की कंपोजिशन पे जजमेंट रिजर्व है। तो ये बहुत सी चीज़ें उनके पास पेंडिंग हैं। तो वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने जो है वो थोड़ी स्पेस दी है कि ज़्यादा फोकस अगले 2-3 हफ्ते उन पे दें। सही, लेकिन ये बड़ी आप इंटरेस्टिंग बात करें। आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो भी चाहती है कि उनके दौर में
मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स का आगाज़ ना हो और चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हैं कि जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल स्टार्ट ना हो, तो क्या यही वजह है कि जब आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमें 1 माह का वक्त दे दें ताकि हम जो राइट ऑफ अपील है उस हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ ले लें, कानून साजी की ज़रूरत है तो वो कर लें, लेकिन जो समाअत है अदालत ने वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है? देखिए, इस हवाले से रिटर्न आर्डर आएगा तो क्लियर होगा कि कब तक समाअत मुलतवी हुई, क्योंकि जजेस में बज़ाहिर लग रहा था कि कंसेंसस नहीं है। जैसे मुनीब अख्तर कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत तो 8 जो है अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, तो वो इससे ये लग रहा है कि 3 हफ्ते में भी इस हुकूमत को दिए जाएँ, लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट भी करीब है, या तो ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस जो है वो कहें कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता, ये गैर आइनी है, वो इस वक्त बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट बड़ी तकसीम है, और भी बहुत से मामलात अभी चीफ जस्टिस साहब को चैलेंजेस का सामना है, तो इस बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि वो अपने इतना बड़ा जो है वो ये चीज़ काम कर जाएं। माजी में वो कि हमने देखा कि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो वो अमूमन इस्टेब्लिशमेंट को क्वेश्चन करता है, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, चाहे आसिफ सईद खोसा साहब थे, तो लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि जी कुछ गारंटीज ली जाएँ और स्टे मिल जाए ताकि ट्रायल स्टार्ट ना हो, और फिर जो है वो मामला अगले चीफ जस्टिस काजी फैसा के दौर में जो है वो टेकअप हो। और हसनात ये भी बताइएगा, जो क्यूरेटिव रिव्यू वाला मामला था वो भी अब से कुछ देर पहले ऑर्डर आ गया है कि निपटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या इसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं और जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं उनके दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर हो सके? ये देखें, मेरा ख्याल है कि ये तो 2 लाइन का आर्डर होना चाहिए था कि जी हुकूमत ने दरख्वास्त की है और वो विड्रॉल की तो हम अलाउ करते हैं, लेकिन इसमें लंबा चौड़ा चीफ जस्टिस साहब ने लिखा और उन्होंने कहा कि एक तो क्यूरेटिव रिव्यू है, एक सो मोटो रिव्यू है, और ये जजेस के पास इख्तियार है कि वो किसी टाइम पे भी अपना जो है जजमेंट रिविजिट कर सकते हैं, हमें यानी किसी दरख्वास्त की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन इस मौजूदा केस में ताहम अभी तक किसी जज ने ये व्यू नहीं दिया कि इस मैटर को रिविजिट होना चाहिए, तो इस वजह से जो है वो मामला तो बिल्कुल अपनी जगह कायम है कि किसी वक्त भी सो मोटो लिया जा सकता है, लेकिन क्यूरेटिव रिव्यू क्योंकि वो उस हवाले से हुकूमत जो है वो उसने वापस ले रही है। अमूमन ये होता है कि 184(3) के केसेस में अगर कोई विड्रॉ भी कर जाए तो अदालत अपने जो है वो मामले को इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग में प्रोसीड करती है, लेकिन हम जो है वो समझते हैं कि जी इसमें हुकूमत जो है वो ठीक है, वो क्यूरेटिव रिव्यू उसका वापस होना चाहिए, लेकिन जो साथ ही उन्होंने कह दिया कि सो मोटो के इख्तियार है, किसी टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी फैसला वो रिविजिट कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली अब पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।